नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जोधपुर संभाग पढ़ रहे हैं। जोधपुर संभाग में जिला पाली पढ़ चुके थे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे देवों की भूमि सिरोही जिले को। सिरोही दोस्तों जिसे जाना जाता है अचलगढ़ दुर्ग के लिए, सिरोही दोस्तों जिसे जाना जाता है माउंट आबू के लिए, संतों के शिखर के लिए, और ऐसी कई विशेषताएं हैं जो सिरोही अपने आप में समेटे हुए हैं। उन सभी विशेषताओं को इतिहास, भूगोल और संस्कृति के पन्नों से निकालकर आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है काव्य क्लासेस ने जिला दर्शन के माध्यम से। आपका विश्वास, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका समर्थन हमारे प्रयासों को और गति देता है। आप इसी प्रकार आपका विश्वास, आपका स्नेह, आपका समर्थन हमारे साथ बनाए रखिए। और दोस्तों शुरू करते हैं हम जिला सिरोही। ज़्यादा समय बर्बाद ना करें दोस्तों, करते हैं जिला सिरोही। दोस्तों आज से मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ कि जब भी कोई नया जिला पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन करूँगा स्टार्टिंग में, ताकि आपको पढ़ने का मजा आए। दोस्तों कहा जाता है कि ए परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ए परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की फितरत है शोर मचाने की, लहरों की फितरत है शोर मचाने की, और मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है। दोस्तों परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, उन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है। और वर्तमान परिस्थितियां दोस्तों जबकि आप सब जानते हैं हमारे अनुकूल नहीं है, इन्हें अनुकूल बनाइए। और दोस्तों आप साबित करिए कि आप बेस्ट थे, बेस्ट हो और बेस्ट ही रहोगे। और अपने आप को साबित करने के लिए काव्य क्लासेस आपके साथ खड़ा हुआ है। और दोस्तों शुरू करते हैं जिला सिरोही। एकदम क्लियर दोस्तों, रेडी हो जाइए दोस्तों जोधपुर संभाग को पढ़ने के लिए। और जोधपुर संभाग का दोस्तों दूसरा जिला पढ़ रहे हैं जिला सिरोही। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही का संस्थापक कौन है। बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही का संस्थापक कौन है। तो आप क्या बताओगे कि जो सिरोही है ना, इस सिरोही का संस्थापक है सहस्मल। बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही का संस्थापक कौन है, सहस्मल। एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही को पूर्व में क्या कहा जाता था। पूछा जाएगा कि जो सिरोही है, इस सिरोही को पूर्व में क्या कहा जाता था। तो आप क्या बताओगे कि जो सिरोही है, इसे प्राचीन काल में या पूर्व में था आपके कहा जाता था। दोस्तों इसे प्राचीन काल में कहा जाता था देवनगरी या देवभूमि। एकदम क्लियर दोस्तों, इसका प्राचीन काल में नाम था देवभूमि। एकदम क्लियर, पहला नाम। ठीक। अच्छा दोस्तों साहब आपके इस सिरोही का एक नाम और है और वो है अर्बुदाचल। एकदम क्लियर, इस सिरोही का एक नाम और है और वो क्या है, अर्बुदाचल। एकदम क्लियर। अर्बुद मतलब अरावली पहाड़ियों के आंचल में है, इसलिए इसका नाम हो गया अर्बुदाचल। ठीक। दो बातें साहब। तीसरी बात आती है कि जो सिरोही है दोस्तों, बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही साहब आपके राजस्थान में विलय कब हुआ। बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। प्रश्न बन जाए कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो आप क्या बताओगे कि जो सिरोही है ना, इस सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ दोस्तों वो 2 बार हुआ। देखना दोस्तों, जो सिरोही है, इस सिरोही का राजस्थान में विलय 2 बार हुआ। दोस्तों पहली बार सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक। पहली बार सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक। दूसरी बार दोस्तों जो सिरोही का विलय हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1956 को। एकदम क्लियर दोस्तों, पहली बार तो जिस सिरोही है उसे राजस्थान में मिलाया गया 26 जनवरी 1950 और इसे दूसरी बार राजस्थान में मिलाया गया 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया। ठीक दोस्तों, जब पहली बार मिलाया गया तो दोस्तों ये तो था राजस्थान एकीकरण का छठा चरण। एकदम क्लियर। जब पहली बार मिलाया गया तो ये तो था राजस्थान एकीकरण का छठा चरण। और दोस्तों जब दूसरी बार मिलाया गया तो ये था राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण। एकदम क्लियर। 2 बातें। ठीक दोस्तों, जो छठा चरण है ना, इसका नाम था राजस्थान संघ। एकदम क्लियर दोस्तों, जो छठा चरण है इसका नाम क्या था, राजस्थान संघ।
ठीक। और दोस्तों जो 7वां चरण है इसका नाम था संघ राजस्थान। क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे ना। जो छठा चरण है इसे तो कहा जाता है राजस्थान संघ और 7वें को कहा जाता है संघ राजस्थान। सिरोही का संस्थापक है सहसमल, पुराना नाम है देवभूमि या अरबुंदांचल। इसका राजस्थान में विलय हुआ 2 बार। पहली बार हुआ 26 जनवरी 1950 में छठे चरण के अंतर्गत, और छठे चरण का नाम था दोस्तों आपके राजस्थान संघ। इसका दूसरी बार राजस्थान में विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को, और दोस्तों इसका नाम था 7वें चरण का नाम था राजस्थान संघ। एकदम क्लियर। तो संघ राजस्थान, छठे का नाम तो राजस्थान संघ और 7वें का नाम संघ राजस्थान। ठीक। अच्छा दोस्तों एक बार ध्यान रखना, फिर बात आती है कि जो सिरोही है ना, इस सिरोही का सब आपके राजस्थान में विलय हुआ। दोस्तों जो सिरोही है इसका राजस्थान में विलय हुआ। तो बात आती है कि जो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ वो किसके सहयोग से हुआ। बात आती है कि जो सिरोही है इसका जो राजस्थान में विलय हुआ वो किसके सहयोग से हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सिरोही है इसे राजस्थान में विलय करने का श्रेय दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट को। जो सिरोही है इस सिरोही को राजस्थान में विलय करने का श्रेय दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट को, अर्थात गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही, दोस्तों गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक दोस्तों, जो गोकुल भाई भट्ट है ना, इन गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। एकदम क्लियर। जो गोकुल भाई भट्ट हैं इन गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। समझ जाओगे क्या। जो गोकुल भाई भट्ट हैं इन गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है, राजस्थान का गांधी। एकदम क्लियर, पहली बात। अच्छा दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आरपीएससी पूछ चुकी है, और प्रश्न क्या पूछ चुकी है कि जो गोकुल भाई भट्ट है ना, इन गोकुल भाई भट्ट का जन्म कब हुआ था। पूछा जाएगा कि जो गोकुल भाई भट्ट हैं इन गोकुल भाई भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो गोकुल भाई भट्ट है ना इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1898 को। क्लियर। और पूछा जाए दोस्तों कि कहाँ हुआ था, तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था सिरोही के हातल गांव में। कहाँ हुआ था दोस्तों, सिरोही के हातल गांव में। और दोस्तों आरपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती में इस हातल गांव को पूछा जा चुका है। एकदम क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों कि हातल गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस गांव में हुआ था, हातल गांव में। तो इस हातल गांव का नाम गवर्नमेंट पूछ चुकी है, आरपीएससी पूछ चुकी है। समझ जाओगे क्या। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर हम अगली बात करते हैं। देखना, अब थोड़ा सा आपके सामान्य ज्ञान दे रहा हूं आपको। दोस्तों हम बीच बीच में थोड़ी सामान्य चर्चा करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य जिला दर्शन पढ़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो हमारे सामान्य ज्ञान का विस्तार करना है। और जितना ज़्यादा आपके ज्ञान का विस्तार होगा दोस्तों सफलता उतनी ही जल्दी आपके कदमों पर होगी। इसलिए दोस्तों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको। जीवन में कभी भी ऐसा ना पढ़ो कि बार बार पढ़ना पड़े, ऐसा पढ़ो कि दोस्तों दुनिया को पढ़ा सको। क्लियर। और दोस्तों मज़ा तो तब है कि जब हमारे नाम से हमारे माता पिता को जाना जाए तो मानेंगे कि साहब आपके हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा नहीं है। पहचान बनाओ, और पहचान अपने दम पर बनती है। दोस्तों कहा जाता है नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। दोस्तों समझना, दोस्तों पहचान अगर बात आए कि साहब आपके पहचान क्या होती है, तो दोस्तों ध्यान समझना कि पहचान के साथ आपके विषय में क्या कहूँगा मैं, समझना। दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। क्लियर। इसलिए दोस्तों जो भी करना हो वो अपने दम पे करें, किसी और के सहारों पे ना करें। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पे तो जनाजे उठा करते हैं। चलो दोस्तों आ जाइए मुद्दे पर। अब दोस्तों मैं मेरी बात करता हूँ, समझना। गोकुल भाई भट्ट क्या कहलाते हैं, राजस्थान के गांधी। एकदम क्लियर। गोकुल भाई भट्ट साहब क्या कहलाते हैं, राजस्थान के गांधी। समझना। अब अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का गांधी कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि मेवाड़ का गांधी है माणिक्यलाल वर्मा। जो मेवाड़ है इस मेवाड़ का गांधी कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। पहली बात। अच्छा दोस्तों साहब पूछा जाएगा कि मारवाड़ का गांधी कौन है। ठीक, पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का गांधी कौन है,
तो आप क्या बताओगे कि जो मारवाड़ का गांधी है ना दोस्तों, उसका नाम है जय नारायण व्यास। मारवाड़ के गांधी का नाम क्या है? जय नारायण व्यास। अच्छा, पूछा जाए कि वागड़ का गांधी कौन है? ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वागड़ का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो वागड़ का गांधी है उसका नाम है भोगीलाल पांड्या। एकदम क्लियर, वागड़ गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। अच्छा दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया जाए कि चिड़ावा का गांधी कौन है? पूछ लिया जाए कि चिड़ावा का गांधी कौन है? दोस्तों परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पटवारी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ लिया जाए कि चिड़ावा का गांधी कौन है? ठीक दोस्तों, चिड़ावा झुंझुनू में आता है ना दोस्तों, चिड़ावा कहाँ आता है? झुंझुनू में। तो पूछा जाए कि चिड़ावा का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि चिड़ावा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल। कौन है दोस्तों? चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल। अच्छा, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत का गांधी कौन है? पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि आधुनिक भारत का गांधी है बाबा आमटे। समझ जाओगे ना, आधुनिक भारत का गांधी कौन है? बाबा आमटे। अच्छा, पूछ लिया जाए कि बिहार का गांधी कौन है? पूछ लिया जाए कि बिहार का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो बिहार का गांधी है ना, उन्हें कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद। क्या कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद। एकदम क्लियर। और दोस्तों जानना, जो राजेंद्र प्रसाद है ना, इन्हें कहा जाता है भारत का अजात शत्रु। जो राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का अजात शत्रु। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि श्रीलंका का गांधी कौन है? ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि श्रीलंका का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि एटी आरिया टाने। एटी आरिया टाने, इन्हें कहा जाता है श्रीलंका का गांधी। ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि म्यांमार का गांधी कौन है? पूछ लिया जाए कि म्यांमार का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो म्यांमार है, यहाँ का साहब आपके जो गांधी है ना, उनका नाम है आंग सान सू की। इन्हें म्यांमार का गांधी कहा जाता है। एकदम क्लियर। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि अमेरिका का गांधी कौन है? पूछ लिया जाए कि अमेरिका का गांधी कौन है? ठीक, तो आप क्या बताओगे कि अमेरिका का गांधी है मार्टिन लूथर किंग। गांधी कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ठीक। अच्छा, पूछ लिया था दोस्तों आपसे, पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी कौन है? पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ का गांधी है नेल्सन मंडेला। ठीक दोस्तों, पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे? नेल्सन मंडेला। अच्छा, पूछ लिया जाए आपसे कि इंडोनेशिया का गांधी कौन है? पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया का गांधी कौन है? ठीक, तो आप क्या बताओगे कि इंडोनेशिया के गांधी का नाम है अहमद सुकर्णो। ठीक, पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया का गांधी कौन है, तो आप क्या बताओगे? अहमद सुकर्णो। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि केनिया का गांधी कौन है? ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि केनिया का गांधी कौन है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि केनेथ कोंडा। क्लियर। केनेथ कोंडा को कहा जाता है केनिया का गांधी। ये दोस्तों मैंने थोड़े से गांधी बताए हैं। विश्व में 199 देश हैं और वर्तमान में 161 देशों में गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मैं 161 देशों के गांधी का यहाँ उल्लेख नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़े से गांधी बताए हैं जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। एकदम क्लियर। एक बार फिर समझना अच्छी तरह। सिरोही का संस्थापक है सहसमल। पहला नाम था देवभूमि या अरबुंदांचल। राजस्थान का विलय हुआ था, राजस्थान में विलय हुआ था दो चरणों में। पहले चरण में 26 जनवरी 1950 को छठा चरण था। दूसरी बार हुआ 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में। छठे का नाम राजस्थान संघ, 7वें का नाम संघ राजस्थान। सिरोही को राजस्थान में मिलाने का श्रेय दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था हाथल गाँव सिरोही में 19 फरवरी 1898 को। हाथल गाँव
बताओ, आरपीएससी ने पूछा है। गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं राजस्थान के गांधी। तो दोस्तों मेवाड़ का गांधी है माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ का है जय नारायण व्यास, वागड़ का है भोगीलाल पांड्या, चिड़ावा का है मास्टर प्यारेलाल। आधुनिक भारत का गांधी है बाबा आमटे, बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है भारत का अजातशत्रु। श्रीलंका का गांधी है एटी आर्या टाने, म्यांमार का गांधी है आंग सान सू, एकदम क्लियर, आंग सान सू की, ठीक। अच्छा, अमेरिका गांधी है मार्टिन लूथर किंग। दक्षिण अफ्रीका का है नेल्सन मंडेला, इंडोनेशिया का है अहमद सुकर्नो, केन्या का गांधी है केनेथ कोंडा। विश्व में 161 गांधी हैं, सभी के नाम अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जरूर बताऊंगा, इतना वादा करता हूं, ठीक। पहली बात, ठीक। दोस्तों अगली बात करते हैं तमन्ना। दोस्तों ये था राजस्थान का एकीकरण, ये था राजस्थान का एकीकरण, ठीक। अच्छा दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तो दोस्तों कितनी रियासतें थी? 19। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो कितनी रियासतें थी? 19, ठीक। अब दोस्तों इन 19 रियासतों में, दोस्तों इन 19 रियासतों में एकमात्र रियासत, दोस्तों ये क्वेश्चन बता रहा हूं तमन्ना, इन 19 रियासतों में एकमात्र रियासत जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई। क्वेश्चन पूछेगा कि इन 19 रियासतों में एकमात्र रियासत जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से वो कौन सी रियासत है जिसका 2 चरणों में राजस्थान में विलय हुआ? तो दोस्तों एकमात्र रियासत जिसका 2 चरणों में राजस्थान में विलय हुआ कौन सी थी? सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। और दोस्तों सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत है जो कि 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई है। एक तो 6ठे चरण में मिलाई गई है और एक 7वें चरण में मिलाई गई है, ठीक। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है HM 2018 वाली वैकेंसी में, एकदम क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा गया है HM 2018 वाली वैकेंसी में। और दोस्तों इसका एग्जाम हुआ था 2 सितंबर 2018 को, एकदम क्लियर दोस्तों। इसका सब आपके जो एग्जाम है दोस्तों वो हुआ था 2 सितंबर 2018 को, ठीक। और दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साहब आपके निम्न में से वो कौन सी रियासत है जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई? तो आपका आंसर क्या होगा? सिरोही। क्या होगा? सिरोही। एकदम क्लियर क्या दोस्तों? ये एग्जाम दोस्तों या तो 2018 में हुआ था या 2019 में हुआ था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया है, समझ जाओगे ना। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई कौन सी होगी? सिरोही। ये दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक। चलो आगे, अगली बात। फिर दोस्तों बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही की विशेषता क्या क्या है। फिर बात आती है कि जो सिरोही है इसकी विशेषता क्या क्या है। तो दोस्तों साफ समझना, अगर हम सिरोही की विशेषता की बात करते हैं तो एक बात चलो दोस्तों और ध्यान रखना, ठीक। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय सिरोही के शासक कौन थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी के समय सिरोही के शासक कौन थे, क्लियर, पूछ लिया जाए कि आज़ादी के समय सिरोही के शासक कौन थे, तो आप क्या बताओगे कि आज़ादी के समय सिरोही के शासक थे अभय प्रताप सिंह। समझो दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि आज़ादी के समय सिरोही के शासक कौन थे, तो आप क्या बताओगे कि आज़ादी के समय सिरोही के शासक थे अभय प्रताप सिंह। क्लियर, चलो आगे, ठीक। अब दोस्तों अगली बात आती है कि जो सिरोही है ना, इस सिरोही का पड़ोसी राज्य कौन सा है। पूछा जाए कि जो सिरोही है इस सिरोही का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि सिरोही का जो पड़ोसी राज्य है ना उसका नाम है गुजरात, ठीक। बात आती है कि जो सिरोही है इस सिरोही का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? गुजरात। गुजरात सिरोही का पड़ोसी राज्य, अर्थात राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर, राजस्थान के 6 जिले जो गुजरात के जिलों को स्पर्श करते हैं। और उन राजस्थान के जिलों में एक जिला कौन सा है दोस्तों? आपके सिरोही, जो आपके गुजरात को स्पर्श करता है, ठीक। अब सिरोही का पड़ोसी राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। फिर बात आती है कि गुजरात की कितनी सीमा, दोस्तों बात आती है गुजरात की कितनी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती हैं। क्लियर, पूछा जाए कि गुजरात की कितनी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती हैं, तो आप क्या बताओगे कि गुजरात की 1022 किलोमीटर की सीमा
गुजरात की 1022 किलोमीटर की सीमा दोस्तों राजस्थान को स्पर्श करती है। समझ जाओगे दोस्तों, गुजरात की 1022 किलोमीटर की सीमा साहब आपकी किसको स्पर्श करती है दोस्तों, आपके राजस्थान को स्पर्श करती है। एकदम क्लियर दोस्तों, कितनी करती है, 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। दोस्तों समझ जाओगे कि यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई डाउट? ठीक दोस्तों, चलूँ आगे। ठीक, अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि अगर गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर के साथ सीमा बनाता है, तो दोस्तों फिर बात आती है कि गुजरात के वो कौन से जिले हैं। दोस्तों बात आती है कि गुजरात के वो कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर बात आती है कि गुजरात के वो कौन से जिले हैं जो सब आपके राजस्थान को स्पर्श करते हैं। ठीक, अब साहब आपके अगर गुजरात के जिलों की बात आए तो दोस्तों ना गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर, पूछा जाए कि गुजरात के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, साहब देखना दोस्तों कौन कौन से करते हैं। ठीक दोस्तों, जो गुजरात के जिले हैं दोस्तों साहब, उनमें एक नाम होगा दोस्तों आपके, समझना दोस्तों, एक नाम होगा साबरकांठा। साहब आपके एक नाम तो क्या होगा, साबरकांठा। ये साहब आपके गुजरात का जिला है जो राजस्थान को स्पर्श करता है। क्लियर दोस्तों, एक का नाम होगा कच्छ। क्या नाम होगा, कच्छ। एक का नाम होगा दाहोद। क्या नाम होगा, दाहोद। दोस्तों एक का नाम होगा बनासकांठा। क्या नाम होगा, बनासकांठा। ठीक दोस्तों, एक नया जिला होगा और दोस्तों उसका नाम होगा अरावली। क्या नाम होगा, अरावली। साबरकांठा, कच्छ, दाहोद, अरावली। एकदम क्लियर दोस्तों, एक तो कौन सा हो गया, साबरकांठा। एक कौन सा हो गया साहब आपके दोस्तों, कच्छ। दोस्तों एक कौन सा हो गया साहब आपके दोस्तों, फिर पूछा जाएगा कि और कौन से जिले हैं दोस्तों, तो आप क्या बताओगे कि अरावली हो गया, बनासकांठा हो गया दोस्तों। ठीक, और पूछा जाए कि और कौन सा जिला होगा दोस्तों, तो दोस्तों एक नया जिला और है जो सब आपके गुजरात को स्पर्श, गुजरात का जिला है दोस्तों, और उसका नाम है महिसागर। क्या नाम है, महिसागर। ठीक, तो साबरकांठा, कच्छ, दाहोद, बनासकांठा, अरावली और महिसागर दोस्तों, ये वो जिले हैं साहब आपके जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। एकदम क्लियर। ये दोस्तों ये सभी जिले मिलकर राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, 1022 किलोमीटर की। एकदम क्लियर, ये सभी जिले मिलकर राजस्थान के साथ अब आपकी कितनी सीमा बनाते हैं, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। समझ जाओगे कि दोस्तों अच्छी तरह यहाँ तक, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है, समझना, अब हम मुद्दे की बात करते हैं। ये गुजरात, ठीक, फिर बात आती है कि गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। बात आती है कि गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। एकदम क्लियर, गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो आप क्या बताओगे कि गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है उदयपुर। कौन बनाता है, उदयपुर। ठीक, पहली बात। ठीक, दूसरी बात कि गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है। पूछा जाएगा कि गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो आप क्या बताओगे कि गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है बाड़मेर। कौन बनाता है, बाड़मेर। समझ जाओगे ना, गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, उदयपुर, और गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर। क्लियर दोस्तों यहाँ तक, पहली बात। दोस्तों फिर बात आती है ये गुजरात, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो गुजरात है दोस्तों, बात आती है जो गुजरात है, इस गुजरात के निकट, इस गुजरात के निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा। बात आती है गुजरात के निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि जो गुजरात के निकट जिला मुख्यालय है, सर्वाधिक निकट दोस्तों जो जिला मुख्यालय ना, उसका नाम है डूंगरपुर। गुजरात के निकट सर्वाधिक निकट जो जिला मुख्यालय, उसका नाम क्या है, डूंगरपुर। फिर बात आती है कि गुजरात से सर्वाधिक दूरी पर, गुजरात से सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय कौन सा होगा। गुजरात से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा। ठीक दोस्तों, तो आप क्या बताओगे कि गुजरात से सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय वो कौन सा है, बाड़मेर। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है ये गुजरात, ये दोस्तों सामान्य बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है गुजरात के निकट, दोस्तों बात आती है गुजरात के निकट क्षेत्रफल में बड़ा जिला,
गुजरात के निकट क्षेत्रफल में बड़ा जिला, ठीक, अर्थात गुजरात को स्पर्श करने वाला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे, बाड़मेर। कौन सा होगा, बाड़मेर। और फिर पूछा जाएगा कि गुजरात के निकट क्षेत्रफल में छोटा जिला, गुजरात के निकट क्षेत्रफल में छोटा जिला, तो आप क्या बताओगे कि गुजरात के निकट जो क्षेत्रफल में छोटा जिला है वो कौन सा है, डूंगरपुर। एकदम क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, ठीक। फिर समझना दोस्तों अच्छी तरह, सिरोही का पड़ोसी राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात की कितनी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती हैं, 1022 किलोमीटर। गुजरात के वह जिले जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, साबरकांठा, कच्छ, दाहोद, बनासकांठा, अरावली और महिसागर, ठीक। राजस्थान के जिले आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो दोस्तों मैं बताऊंगा जब मैं बाड़मेर पढ़ाऊंगा। एकदम क्लियर। अच्छा, अगली बात, गुजरात के निकट, अच्छा गुजरात को सर्वाधिक सीमा, अच्छा गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, उदयपुर। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, उदयपुर। तो गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर। एकदम क्लियर दोस्तों। अगली बात, गुजरात राज्य के निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा, डूंगरपुर। और गुजरात राज्य को स्पर्श करने वाला सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा दोस्तों, बाड़मेर। गुजरात के निकट क्षेत्रफल में बड़ा जिला, बाड़मेर। और गुजरात के निकट क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा होगा दोस्तों, डूंगरपुर। समझ गए अच्छी तरह दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों चलूँ आगे, एकदम क्लियर यहाँ तक। तो दोस्तों अगली बात करते हैं, ठीक। ये तो दोस्तों एक बात हो गई। फिर दोस्तों ना अगर पूछा जाए दोस्तों, पूछा जाए कि राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, क्या दोस्तों समझना, राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, ठीक। राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके राजस्थान का साहब आपके जो चेरा पूंजी है वो कहा जाता है माउंट आबू को। और माउंट आबू साहब आपके कहाँ आता है, सिरोही में। कहाँ आता है, सिरोही में। राजस्थान का साहब चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, माउंट आबू को। और माउंट आबू कहाँ आता है, सिरोही में। अब अगर इसे हम राजस्थान का चेरा पूंजी कहते हैं, अगर हम माउंट आबू को राजस्थान का चेरा पूंजी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, समझना दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। एकदम क्लियर। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है, माउंट आबू। और इसी कारण माउंट आबू क्या कहलाता है, राजस्थान का चेरा पूंजी। समझ जाओगे दोस्तों, राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, माउंट आबू को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि साहब आपके राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू, सिरोही। एकदम क्लियर किया, ठीक। अच्छा दोस्तों अब समझना दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, साहब देखो सब समझना, ये सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं हम, ठीक, ये सर्वाधिक वर्षा, ठीक। तो दोस्तों बात आए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वाला वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ठीक। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, माउंट आबू। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो दोस्तों अब भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना, वो चेरा पूंजी नहीं है, क्या हो गया, वो मसीन राम हो गया। कौन है, मसीन राम, ठीक। तो दोस्तों ये तो हुआ राजस्थान का, ठीक। और ये हुआ सब आपके भारत का, ठीक। मसीन राम कहाँ, किसके संदर्भ में, भारत। और पूछा जाए कि मसीन राम कहाँ आता है, मेघालय में। कहाँ आता है, मेघालय में, ठीक। फिर समझना, राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, माउंट आबू को। माउंट आबू कहाँ आता है, सिरोही। माउंट आबू को चेरा पूंजी क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, माउंट आबू में। एकदम क्लियर। अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो है माउंट आबू, और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पहले चेरा पूंजी था,
अब चेरापूंजी नहीं है। वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मसीन राम, भारत। एकदम क्लियर। और मसीन राम के बाद किसका नाम आता है? चेरापूंजी का। समझ गए क्या? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में, और भारत में सर्वाधिक वर्षा वर्तमान में मसीन राम में होती है। मसीन राम मेघालय में आता है। चेरापूंजी और मसीन राम दोनों मेघालय जिले में आते हैं, लेकिन वर्षा के दिनों के आधार पर मसीन राम नंबर 1 पे है, चेरापूंजी अब नंबर 2 पे हो गया है। एकदम क्लियर दोस्तों। चलो आगे। ठीक, अब देखो एक बात की चर्चा और करते हैं। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं न्यूनतम वर्षा की। हम बात करते हैं न्यूनतम वर्षा की। तो पाता है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है और भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। पूछ ला जाए कि राजस्थान में साहब आपकी न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि साहब राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है समगांव में। साहब कहाँ होती है? समगांव में। और दोस्तों समगांव किस जिले में आता है? जैसलमेर में। समगांव किस जिले में आता है? जैसलमेर में आता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों बात आए कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। पूछ लिया जाए कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। पूछा जाए दोस्तों कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो आप क्या बताओगे कि भारत में साहब आपकी न्यूनतम वर्षा होती है लेह में। पूछ लिया जाए कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। और पूछा जाए कि लेह कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में। दो बातें समझ दोस्तों अच्छी तरह। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा मसीन राम, न्यूनतम वर्षा समगांव जैसलमेर, और दोस्तों भारत में न्यूनतम वर्षा लेह जम्मू कश्मीर। समझ गए दोस्तों यहाँ तक? हाँ बरो, हाँ हाँ। चलो आगे अगली बात। ठीक। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है, दोस्तों फिर बात आती है, अब जब हम दोस्तों फिर बात आती है कि जो सिरोही है ना, इस सिरोही की जलवायु कैसी है। फिर बात आती है कि जो साहब सिरोही हैं, इस सिरोही की जलवायु कैसी है। दोस्तों साहब ध्यान रखना कि अगर साहब आपके जो सिरोही हैं, अगर साहब आपको दोस्तों सिरोही है ना, ठीक, अगर सिरोही में माउंट आबू आता है और माउंट आबू में साहब आपके सर्वाधिक वर्षा होती है, तो साहब इसका मतलब क्या हुआ कि साहब आपके तो जो सिरोही है ना, इस सिरोही की साहब आपकी जो जलवायु है वो कौन सी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय। एकदम क्लियर दोस्तों। जो सिरोही है, चूंकि साहब आपकी ये सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में सम्मिलित है, इसलिए दोस्तों यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय। एकदम क्लियर। जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय। समझ जाओगे? सिरोही जिले की जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय। एकदम क्लियर क्या? ठीक। और दोस्तों जब हम जलवायु की बात कर रहे हैं, दोस्तों हम जलवायु की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ की साहब आपकी जो जलवायु है वो सब आपके किससे प्रभावित होती है? वर्षा से। किससे प्रभावित होती है? वर्षा से। अब अगर जलवायु वर्षा से प्रभावित होती है तो दोस्तों साहब समझना, अगर जलवायु वर्षा से प्रभावित होती है तो दोस्तों बात आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सब समझना, जब हम जलवायु की बात कर रहे हैं तो जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। जलवायु किससे प्रभावित होती है? वर्षा से। किससे प्रभावित होती है? वर्षा से। तो अगर जलवायु वर्षा से प्रभावित होती है तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जिले के रूप में कहाँ होती है, स्थान के रूप में कहाँ होती है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, तो आपको ध्यान है ना, बता दिया मैंने। ठीक दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में साहब आपके जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू। ठीक। और पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों जब जिले की बात आए तो आंसर क्या लगाओगे? झालावाड़। क्या लगाओगे दोस्तों? झालावाड़। समझ जाओगे ना। सिरोही की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। जलवायु किससे प्रभावित होती है? वर्षा से। स्थान के रूप में वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? माउंट आबू में। और जिले में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। तो जिले की बात आए तो झालावाड़ और स्थान की बात आए तो माउंट आबू। ठीक। अच्छा फिर दोस्तों समझना, ये जो वर्षा है, इस वर्षा ऋतु का मतलब क्या होता है। फिर दोस्तों बात आती है
कि बात आती है कि राजस्थान में साहब आपकी जो वर्षा होती है, बात आती है कि राजस्थान में साहब आपकी जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। पूछा जाए कि राजस्थान साहब आपकी जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके साहब राजस्थान में जो वर्षा होती है ना वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। पूछा जाएगा कि राजस्थान साहब आपकी जो वर्षा होती है ना वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। समझ जाओगे ना, वर्षा किससे होती है साहब आपके मानसून से, और राजस्थान में किस मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। एकदम क्लियर, पहली बात। अच्छा दोस्तों ना, जो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, इस दक्षिण पश्चिम मानसून को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। एकदम क्लियर। अच्छा तो आप दो भाग कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अरब सागर से उठने वाला मानसून, एकदम क्लियर। एक तो क्या होगा, अरब सागर का मानसून, एकदम क्लियर, समझना। और दोस्तों एक होगा साहब आपके बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक। एक तो होगा अरब सागर का मानसून और दोस्तों एक होगा बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक दोस्तों। अब समझ दोस्तों, जलवायु उपोष्णकटिबंधीय, जलवायु किससे प्रभावित होती है, वर्षा से। वर्षा का संबंध किससे है, मानसून से। मानसून राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, हाँ या ना, हाँ, ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून को हम कितने भागों में बांट देंगे, दो। एक तो अरब सागर का मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब समझना दोस्तों, ये जो अरब सागर का मानसून है, इस अरब सागर के मानसून से सबसे पहले तब आपकी जो वर्षा होगी वो कहाँ होगी, बांसवाड़ा में। समझना, अरब सागर के मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, बांसवाड़ा में। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, झालावाड़ में। कहाँ होगी, झालावाड़ में। समझा ना, अरब सागर के मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, बांसवाड़ा में। तो बंगाल की खाड़ी की मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, झालावाड़ में, ठीक। अब दोस्तों इसका मतलब ये जो दोनों जिले हैं दोस्तों, ये जो दोनों जिले हैं, इन दोनों जिलों को क्या कहेंगे हम, मानसून का प्रवेश द्वार। एकदम क्लियर, इन दोनों जिलों को हम क्या कहेंगे, मानसून का प्रवेश द्वार। क्या बोलेंगे रे भैया, मानसून का प्रवेश द्वार। समझ जाओगे क्या, एकदम क्लियर। अरब सागर का मानसून बांसवाड़ा में, बंगाल की खाड़ी के मानसून से झालावाड़ में। तो दोनों जिले क्या कहलाएंगे, मानसून का प्रवेश द्वार। अरब सागर के मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़। एकदम क्लियर दोस्तों। इस मानसून से जो वर्षा होती है ना वो होती है साहब आपके दक्षिणी राजस्थान में। एकदम क्लियर, इस मानसून से आपकी जो वर्षा होती है ना वो कहाँ होती है, दक्षिण राजस्थान में। और इस मानसून से जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। एकदम क्लियर, इससे तो वर्षा होगी दक्षिणी राजस्थान में और इससे वर्षा होगी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो अब पूछ लिया जाए कि माउंट आबू में किस मानसून से वर्षा होती है, माउंट आबू में किस मानसून से वर्षा होती है, तो आप क्या बताओगे कि माउंट आबू में अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है। समझ जाओगे ना, माउंट आबू में अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। समझ गए कि हम जलवायु उपोष्ण, जलवायु का संबंध किससे, वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। और माउंट आबू में किस मानसून से वर्षा होती है, अरब सागर से, और झालावाड़ में बंगाल की खाड़ी से। और राजस्थान में किस मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अरब सागर का मानसून बांसवाड़ा में, बंगाल की खाड़ी का मानसून झालावाड़ में। तो मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा और झालावाड़, ये बात मैंने आपको झालावाड़ में बताई थी, ठीक। अरब सागर का मानसून बांसवाड़ा में, दक्षिण राजस्थान में वर्षा करता है। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून झालावाड़ में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश करता है। एकदम क्लियर क्या दोस्तों, एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। अच्छा दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है ना, ठीक। अब देखो दोस्तों एक बात और, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, ठीक। अब समझना, पूछा जाए कि इन दोनों मानसूनों में भी, बात आती है कि इन दोनों मानसूनों में भी सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, इन दोनों मानसूनों में भी सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है और सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है। तो ना, इन दोनों मानसूनों में भी सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है और सर्वप्रथम वर्षा किस मानसून से होती है। समझ दोस्तों,
ठीक दोस्तों, साहब तो एकदम टॉपिक आगे नहीं बता रहा हूँ, जिला सिरोही है और सिरोही को लेकर ही मैं बात कर रहा हूँ, एकदम क्लियर। तो साहब दोस्तों साहब ना पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा, पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा ठीक किस मानसून से होती है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में साहब आपके सर्वप्रथम वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से। पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा किससे होती है, अरब सागर के मानसून से, एकदम क्लियर। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राजस्थान में साहब आपके जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, समझ जाओगे क्या भी हो, ठीक। अच्छा दोस्तों एक बात और, दोस्तों एक बात और फिर पूछा जाए कि राजस्थान में वर्षा कब होती है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वर्षा कब होती है। देखो दोस्तों हमने केवल वर्षा शब्द से कितनी सारी बातें पता लगा ली, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि राजस्थान साहब आपकी वर्षा कब होती है, तो आप क्या बताओगे कि साहब राजस्थान में वर्षा होती है मध्य जून से लेकर सितंबर तक, एकदम क्लियर। पूछा जाए कि राजस्थान में वर्षा कब होती है, मध्य जून से लेकर सितंबर तक, ठीक। और दोस्तों इस अवधि को कहा जाता है वर्षा ऋतु, इस अवधि को क्या कहा जाता है, वर्षा ऋतु, समझ जाओगे ना, ठीक। अच्छा अगली बात पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई में, कब होती है, जुलाई में, समझ जाओगे क्या दोस्तों यहाँ तक, हाँ या ना, समझ गए क्या अच्छी तरह। हम केवल वर्षा से दोस्तों यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक। अच्छा दोस्तों फिर इतना ही पढ़ लिया तो एक बात और पढ़ो दोस्तों। देखो दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ठोक के पढ़ाऊंगा, ठीक। मेरा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस क्लियर। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, यही दोस्तों मेरे लिए और काव्य क्लासेस के लिए सच्चा पारितोषिक होगा, एकदम क्लियर दोस्तों, ठीक। दोस्तों बात आती है जो मानसून है ना, ये दोस्तों किस भाषा का है, अरबी शब्द है दोस्तों, ये एकदम क्लियर, ये अरबी भाषा का शब्द है। फिर बात आती है कि इस मानसून शब्द का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों देखना एक अरबी नागरिक था और उसका नाम था हिप्पोलस, क्या नाम था, हिप्पोलस, इसे कहा जाता है दोस्तों मानसून शब्द का जनक, एकदम क्लियर क्या दोस्तों यहाँ तक, ठीक। दोस्तों थोड़ी आज ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ ली लेकिन काम की चीज़ है दोस्तों, इतना तो हम पढ़ना जानते ही हैं, ठीक। एक बार दोस्तों फिर समझना दोस्तों अच्छी तरह, ठीक दोस्तों। यहाँ तक तो सिरोही गुजरात को स्पर्श करता है और गुजरात वाली बात हमने पढ़ ली है, ठीक। सिरोही की जलवायु कैसी है, उपोष्ण जलवायु है, ठीक। अब जलवायु का संबंध किससे है, वर्षा से, तो वर्षा वाला स्थान तो है माउंट आबू, और माउंट आबू में वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, और झालावाड़ में वर्षा किससे होगी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। मानसून शब्द आपके दोस्तों, मानसून शब्द आपके कौन सा है, वर्षा का संबंध किससे, मानसून से। और राजस्थान में किस मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, एकदम क्लियर क्या। दक्षिण पश्चिमी मानसून कितने भागों में, दो, बंगाल और अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है बांसवाड़ा में, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है झालावाड़ में। अरब सागर के मानसून से वर्षा होगी दक्षिण राजस्थान में, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होगी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में साहब आपके जो वर्षा होती है ना, वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा होती है, एकदम क्लियर दोस्तों। राजस्थान साहब आपको जो वर्षा है ना वो कहाँ होती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ही वर्षा होती है, एकदम क्लियर। दक्षिण में तो अरब सागर से, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, हाँ या ना दोस्तों, ठीक। राजस्थान में सर्वाधिक, अच्छा सबसे पहले वर्षा अरब सागर के मानसून से, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से, वर्षा मध्य जून से लेकर सितंबर तक होती है, इसे कहते हैं वर्षा ऋतु, ठीक। और दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई में, मानसून अरबी भाषा का शब्द जनक है हिप्पोलस, क्लियर। चलूं आगे, स्माइल करो दोस्तों, हंसो यार, ठीक। टेंशन में क्यों आ रहे हो दोस्तों, यार ये तो जीके हैं, जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक। अब दोस्तों बात आती है
जो सिरोही है दोस्तों, बात आती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही में दोस्तों एक शिलालेख है और उस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक दोस्तों, सिरोही में एक शिलालेख है और उस शिलालेख का नाम क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। सिरोही में एक शिलालेख है, क्लियर, और उस शिलालेख का नाम क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक, अब इस बसंतगढ़ शिलालेख की विशेषता बताता हूं, समझना। ठीक दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसका निर्माण कब हुआ। सबसे पहले बात आती है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसका निर्माण कब हुआ। दोस्तों दो डेट बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसका निर्माण हुआ विक्रम संवत 682 में। कब हुआ? विक्रम संवत 682 में अथवा 625 ईस्वी में। एकदम क्लियर, विक्रम संवत 682 अथवा 625 ईस्वी में हुआ। ठीक, और दोस्तों विक्रम संवत और ईस्वी में कितने वर्ष का अंतर होता है? 57 वर्ष का। विक्रम संवत और ईस्वी में तब आपके कितने वर्ष का अंतर होता है? 57 वर्ष का अंतर होता है, दोनों में ध्यान रखना। अच्छा, फिर बात आती है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माता कौन था। बात आती है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माता कौन था। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माता था वर्मलात। कौन था? वर्मलात। ठीक, अच्छा, पूछा जाए कि वर्मलात किस वंश का शासक था। पूछा जाएगा कि वर्मलात किस वंश का शासक था। चावड़ा वंश का शासक था। किस वंश का था? चावड़ा वंश का था। ठीक, अच्छा, पूछा जाए कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसका रचनाकार कौन है। पूछा जाएगा कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसका रचनाकार कौन है। तो आप क्या बताओगे कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसका रचनाकार है रज्जिल। और रज्जिल कौन था दोस्तों पूछा जाएगा रज्जिल कौन था? मंत्री था। क्लियर, और पूछा जाएगा साहब रज्जिल किसका मंत्री था? वर्मलात का मंत्री था। पूछा जाएगा रज्जिल किसका मंत्री था? वर्मलात का मंत्री था। एकदम क्लियर। अगली बात, अच्छा, पूछा जाए कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस बसंतगढ़ का आपके शिलालेख किस मंदिर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों रखना कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है ना, ये सीमल माता के मंदिर में लिखा हुआ है। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि साहब आपके जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ लिखा हुआ है। तो आप क्या बताओगे कि बसंतगढ़ शिलालेख सीमल माता के मंदिर में लिखा हुआ है। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो सीमल माता का मंदिर है, पूछा जाएगा कि जो सीमल माता का मंदिर है, इस सीमल माता के मंदिर का निर्माता कौन है। तो आप क्या बताओगे कि सीमल माता के मंदिर का निर्माता है सत्यदेव। सीमल माता के मंदिर का निर्माता कौन है? सत्यदेव। समझना, बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माता तो है वर्मलात। बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माता तो कौन है? वर्मलात। और बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ लिखा हुआ है? सीमल माता के मंदिर में। और सीमल माता के मंदिर का निर्माता कौन है? सत्यदेव। और दोस्तों जो सीमल माता है ना, इसे कहा जाता है सुस्वास्थ्य की देवी। देखना, जो सीमल माता है इसे कहा जाता है सुस्वास्थ्य की देवी। समझ जाओगे कि भैया अच्छी तरह। एकदम क्लियर यहाँ तक तो। ठीक, अब बात आती है कि बसंतगढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, बसंतगढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है। तो आप क्या बताओगे कि बसंतगढ़ शिलालेख लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसकी विशेषता क्या है। आप समझना, इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द है राजस्थानी दित्याम। एकदम क्लियर दोस्तों, इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द लिखा हुआ है और दोस्तों वो शब्द लिखा हुआ है राजस्थानी दित्याम। क्या लिखा हुआ है? राजस्थानी दित्याम। बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द लिखा हुआ है राजस्थानी दित्याम। और दोस्तों इसी शब्द से राजस्थान शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस राजस्थानी दित्याम शब्द से ही राजस्थान शब्द की उत्पत्ति हुई है। समझ जाओगे क्या? राजस्थान शब्द की दोस्तों जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है दोस्तों? आपके इस शब्द से हुई है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण, राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण किस शिलालेख से प्राप्त होता है? बसंतगढ़ शिलालेख से। राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण
किस शिलालेख से प्राप्त होता है? बसंतगढ़ शिलालेख से। एकदम क्लियर। क्वेश्चन यो भी बन सकता है कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति किस शिलालेख से मानी गई है? बसंतगढ़ शिलालेख से। समझ गया? बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थान शब्द का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख से ही राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण मिलता है और बसंतगढ़ शिलालेख के आधार पर ही जेम्स टोड के द्वारा इस प्रदेश को राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा का नाम दिया गया था। समझ गए क्या? राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति किस शिलालेख से हुई है? बसंतगढ़ शिलालेख। जेम्स टोड ने इस प्रदेश को जो राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा कहा है वो किस शिलालेख के आधार पर कहा है? बसंतगढ़ शिलालेख के आधार पर। क्लियर? और बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माण हुआ था विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी में, और विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। ठीक। और दोस्तों निर्माता था वर्मलाद जो कि चावड़ा वंश का शासक था। इस शिलालेख का रचनाकार था रज्जिल और रज्जिल वर्मलाद का मंत्री था। यह शिलालेख सीमल माता के मंदिर में है। सीमल माता के मंदिर का निर्माण कराया था सत्यदेव ने और सीमल माता को कहा जाता है सुस्वास्थ्य की देवी। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में है और इस शिलालेख में राजस्थानी द्वितीयाम शब्द लिखा हुआ है और इस शब्द से दोस्तों राजस्थान शब्द की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण बसंतगढ़ शिलालेख से माना जाता है। हाँ या ना? हाँ बरो हाँ। एकदम क्लियर। स्माइल करो दोस्तों यार, मन से पढ़ो, क्यों टेंशन ले रहे हो? एकदम क्लियर। अगली बात। ठीक दोस्तों, फिर हम अगर अगली बात करते हैं तो दोस्तों जब सिरोही है ना, सब आपके इस सिरोही में एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है अचलगढ़ दुर्ग। ठीक दोस्तों, सिरोही में एक दुर्ग है और दोस्तों उस दुर्ग का नाम है अचलगढ़ दुर्ग। एकदम क्लियर। सिरोही में सब आपके एक दुर्ग है और तब आपके उस दुर्ग का नाम है अचलगढ़ दुर्ग। ठीक। फिर बात आती है कि सब आपके जो अचलगढ़ दुर्ग हैं दोस्तों, बात आती है कि जो अचलगढ़ दुर्ग है, इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाएगा कि जो अचलगढ़ दुर्ग है, इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो आप क्या बताओगे कि परमार शासक ने कराया था। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो आप क्या बताओगे कि जो अचलगढ़ दुर्ग है दोस्तों तब आपके इसका निर्माण कराया था, तब आपके किसने? परमार शासक ने। ठीक। अच्छा, फिर बात है कि अगर अचलगढ़ दुर्ग परमारों के द्वारा बनाया गया है तो फिर बात आती है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? क्लियर। पूछा जाएगा कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, तो आप क्या बताओगे? धूमराज परमार। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? धूमराज परमार। एकदम क्लियर क्या? ठीक। अच्छा, तो ध्यान रखना, जो धूमराज परमार है ना, इसे कहा जाता है सिरोही में परमार वंश का संस्थापक। समझ दोस्तों, जो धूमराज परमार है इसे कहा जाता है सिरोही में परमार वंश का संस्थापक। समझ जाओगे क्या? जो धूमराज परमार है इसे कहा जाता है सिरोही में परमार वंश का संस्थापक। तो सिरोही में परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज परमार। ठीक। और दोस्तों जो धूमराज परमार है इसकी राजधानी का नाम था चंद्रावती। एकदम क्लियर। दोस्तों जो धूमराज परमार है इसकी राजधानी का नाम था चंद्रावती। एकदम क्लियर। और दोस्तों आपको जो चंद्रावती है ना, इसे कहा जाता है देवभूमि। जो चंद्रावती है साहब इसे क्या कहा जाता है? देवभूमि। अच्छा, देवभूमि क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ लगभग 1000 मंदिर हैं। एकदम क्लियर। इसलिए नाम क्या हो गया इसका? देवभूमि। ठीक। तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। निर्माण किसने कराया? परमार शासक ने। निर्माण नाम क्या था उसका? धूमराज परमार। धूमराज परमार सिरोही में परमार वंश का संस्थापक है और धूमराज परमार की राजधानी का नाम चंद्रावती। चंद्रावती का नाम देवभूमि क्योंकि यहाँ 1000 मंदिर हैं। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब आपके जो अचलगढ़ दुर्ग है, इस अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने कराया? पूछा जाए कि जो अचलगढ़ दुर्ग है इस अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने कराया? तो आप क्या बताओगे कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण कराया राणा कुंभा ने। किसने कराया दोस्तों? राणा कुंभा ने। जो अचलगढ़ दुर्ग है इस अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने कराया। एकदम क्लियर। पहली बात। अच्छा दोस्तों साहब आपके अगली बात ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो अचलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस अचलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर है। एकदम क्लियर।
अचलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर है और दोस्तों उस मंदिर का नाम है अचलेश्वर शिव मंदिर। अचलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर है और दोस्तों उस मंदिर का नाम क्या है? अचलेश्वर शिव मंदिर। ठीक। और दोस्तों जो अचलेश्वर साहब आपके शिव जी हैं ना, ये परमारों के कुल देवता कहलाते हैं। दोस्तों जो अचलेश्वर शिव जी हैं ना, ये परमारों के कुल देवता कहलाते हैं। समझ जाओगे क्या? जो अचलेश्वर शिव जी हैं ये क्या कहलाते हैं? परमारों के कुल देवता कहलाते हैं। ठीक। और दोस्तों जो अचलेश्वर शिव मंदिर हैं, दोस्तों जो अचलेश्वर शिव मंदिर हैं, यहाँ शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। दोस्तों यहाँ शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। समझ जाओगे ना दोस्तों? जो अचलेश्वर शिव मंदिर है यहाँ शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। क्लियर पहली बात। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान में वो कौन सा शिवलिंग है जहाँ लिंगोद्भव शिव की पूजा की जाती है? दोस्तों है ना, राजस्थान का एकमात्र शिव मंदिर जहाँ लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा की जाती है। जहाँ लिंगोद्भव मतलब शिवलिंग उभरता हुआ है, लेकिन शिवलिंग उभरा हुआ नहीं, क्यों उभरता हुआ है, उसे लिंगोद्भव कहा जाता है। क्लियर? तो लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? अचलगढ़ दुर्ग में। समझ जाओगे ना? लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है दोस्तों? अचलगढ़ दुर्ग में होती है। हाँ या ना भैया? समझ गए क्या? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। निर्माण कराया परमार शासक ने, नाम था धूमराज परमार। धूमराज परमार सिरोही में परमार वंश का संस्थापक है। राजधानी चंद्रावती कहलाती है देवभूमि, क्योंकि यहाँ 1000 मंदिर हैं। पुनः निर्माण कराया राणा कुंभा ने। मंदिर था आपके अचलेश्वर शिव मंदिर है। अचलेश्वर शिव मंदिर परमारों के कुल देवता हैं और तब आपके यहाँ शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। ठीक। अगली बात दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग में साहब आपके दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा है। क्यों दोस्तों? जो अचलगढ़ दुर्ग है, इस अचलगढ़ दुर्ग में दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा भी है। एकदम क्लियर दोस्तों? दुर्सा आड़ा की जो पीतल की प्रतिमा है वो भी कहाँ है दोस्तों? अचलगढ़ दुर्ग में है। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि दुर्सा आड़ा कौन था? तो आप क्या बताओगे कि जो दुर्सा आड़ा है ये अकबर का दरबारी कवि था। ठीक, पूछ लिया जाए कि दुर्सा आड़ा कौन है, तो आप क्या बताओगे कि दुर्सा आड़ा अकबर का दरबारी कवि था। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात अब आपकी बात आती है कि जो दुर्सा आड़ा है, ये दुर्सा आड़ा कहाँ का निवासी था? जोधपुर का निवासी था। एकदम क्लियर दोस्तों? जो दुर्सा आड़ा है ये सब कहाँ का निवासी था? जोधपुर का निवासी था। फिर बात आए कि जो दुर्सा आड़ा है, इस दुर्सा आड़ा की सब आपके रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन 2 रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध उसके नाम लिख रहा हूं। दोस्तों इसकी एक रचना का नाम है कीर्तार बावनी। इसकी एक रचना का नाम है कीर्तार बावनी। ठीक, और दोस्तों इसकी एक रचना का नाम है विरुद्ध छिहत्तरी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों किताबों से, इसलिए दोनों के नाम लिख रहा हूँ। एकदम क्लियर? कीर्तार बावनी और विरुद्ध छिहत्तरी। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो दुर्सा आड़ा है, इस दुर्सा आड़ा को क्यों याद किया जाता है? ठीक, इस दुर्सा आड़ा को क्यों याद किया जाता है? तो दोस्तों यार नाम, इस दुर्सा आड़ा के द्वारा, दोस्तों दुर्सा आड़ा के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को, इस दुर्सा आड़ा के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को क्या कहा गया था? याद है क्या भैया? ठीक, इसके द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को साहब आपके नाम दिया गया था 5वां वेद और 19वां पुराण। अर्थात दुर्सा आड़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को कहा था 5वां वेद, ठीक, और 19वां पुराण। समझ जाओगे क्या? तो 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा जाता है? वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को। और कहने वाला कौन था? दुर्सा आड़ा। ठीक, और पूछा जाए कि जो वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात हैं, इसकी रचना किसने की? पूछा जाए कि जो वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात हैं, इसकी रचना किसने की? तो आप क्या बताओगे कि इसकी रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का था? बीकानेर का। पूछा जाए कि पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का था? बीकानेर का।
पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज राठौड़ किसका पुत्र था? कल्याणमल का पुत्र था। क्लियर दोस्तों, किसका पुत्र था? कल्याणमल का पुत्र था। समझ जाओगे कि वो ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि ये रचना कहाँ की गई थी? गागरोन दुर्ग में। पूछ लिया जाए कि ये रचना कहाँ की गई थी? गागरोन दुर्ग में। अच्छा, पूछा जाए कि ये रचना किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो दोस्तों देखना, पृथ्वीराज कछुआ ने अपनी पत्नी चंपा की प्रेरणा से, एकदम क्लियर, पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पत्नी चंपा की प्रेरणा से इसकी रचना की थी। क्लियर। और पूछा जाए कि वेली किशन रुक्मिणी ख्याल किताब किसका उल्लेख है? तो आप क्या बताओगे? इसके था विषय वस्तु है कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। क्लियर। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। एकदम क्लियर, समझ जाओगे दोस्तों आज आराम से। ठीक। दुर्साड़ा की पीतल की प्रतिमा कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। दुर्साड़ा अकबर का दरबारी कवि, जोधपुर का निवासी। रचना का नाम कीर्तार बावनी और विरुच्छियत्तरी। और दोस्तों दुर्साड़ा के द्वारा वेली किशन रुक्मिणी ख्यात को क्या कहा गया था? 5वां वेद और 19वां पुराण। ठीक। इसकी रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। वो कहाँ का था? बीकानेर का। किसका बेटा था? कल्याणमल का। और ये रचना कहाँ की गई थी? गागरोन दुर्ग में। किसकी प्रेरणा से? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पत्नी चंपा की प्रेरणा से इस ग्रंथ की रचना की थी। और इसकी विषय वस्तु क्या है? कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। हाँ या भरो? हाँ भरो हाँ। क्लियर। चलो आगे, चलो भैया आगे। ठीक। अगली बात दोस्तों देखना, जो अचलगढ़ दुर्ग है ना, इस अचलगढ़ दुर्ग में साहब आपके कौन सी झील है? तो आप क्या बताओगे कि जो अचलगढ़ दुर्ग है यहाँ एक झील है, और दोस्तों उस झील का नाम है सावन भादो झील। कौन सी झील है? सावन भादो झील। जो अचलगढ़ दुर्ग है वहाँ साहब आपके कौन सी झील है? सावन भादो झील। तो पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो सावन भादो झील है वो कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। पूछ लिया जाए कि सावन भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। अच्छा दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। फिर पूछ लिया जाए कि सावन भादो महल कहाँ है? मैंने पहले बताया है सावन भादो महल कहाँ है। तो आप क्या बताओगे कि सावन भादो महल है डीग में। और डीग कहाँ आता है? भरतपुर में। कहाँ आता है रे भैया? भरतपुर में। अच्छा, फिर पूछा जाएगा कि साहब आपके सावन भादो, दोस्तों पूछा जाएगा सावन भादो कढ़ाई कहाँ है? पूछा जाएगा सावन भादो कढ़ाई कहाँ है? तो आप क्या बताओगे कि जो सावन भादो कढ़ाई है वो है देशनोक में। क्लियर। और देशनोक कहाँ आता है? बीकानेर में आता है। पूछ लिया जाए कि सावन भादो, पूछा जाएगा कि सावन भादो परियोजना कहाँ है? पूछ लिया जाए कि सावन भादो परियोजना कहाँ है? तो आप क्या बताओगे कि सावन भादो परियोजना कहाँ है? दोस्तों आपके कोटा में है। अच्छा, पूछा जाएगा कि सावन भादो, पूछ लिया जाए कि सावन भादो कुआं कहाँ है? एकदम सर दोस्तों पूछा जाएगा कि साहब आपके जो सावन भादो है, दोस्तों कुआं तो नहीं, कुआं तो मामा भांजा है यार। ठीक। सावन भादो झील अचलगढ़ में, सावन भादो महल डीग भरतपुर में, सावन भादो कढ़ाई देशनोक बीकानेर में, सावन भादो परियोजना साहब आपके कोटा में। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि सावन भादो गांव कहाँ है? सावन भादो गांव कहाँ है? तो दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़ में। झालरा पाटन झालावाड़ में सब आपके सावन भादो गांव है। एकदम दोस्तों ध्यान रखना, झालरा पाटन झालावाड़ में सावन भादो गांव है। ठीक। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो एकदम क्लियर दोस्तों, समझ गए? ये था आपके अचलगढ़। ठीक। चलो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर दोस्तों आगे की चर्चा करेंगे। ठीक। अच्छा, रिवाइज समझना। सिरोही का संस्थापक कौन है? सहसमल। पुराना नाम देवभूमि या अर्बुदाचल। राजस्थान में विलय कब हुआ? 2 चरणों में। वह रियासत जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई थी, सिरोही। 6ठे और 7वें चरण में किसके सहयोग से? गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी, याद रखना, मैंने बता रखा है। ठीक। मेवाड़, मारवाड़, वागड़, चिड़ावा, आधुनिक भारत, बिहार गांधी, श्रीलंका के गांधी आपको दोस्तों याद रखने हैं, मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए हैं। ठीक। टोटल 161 गांधी हैं, पूरे बताना पॉसिबल नहीं है। वह रियासत जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई थी, सिरोही। एकदम क्लियर। ये क्वेश्चन आया था HM 2018 में। आजादी के समय सिरोही के शासक थे अभय प्रताप सिंह। सिरोही को कौन टच करता है? गुजरात। कितने साथ? 1022 किलोमीटर के साथ टच करता है राजस्थान को। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं 1022 किलोमीटर की। साबरकांठा, कच्छ, दाहोद, बनासकांठा, अरावली और महिसागर। ठीक। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है उदयपुर, तो न्यूनतम बनाता है बाड़मेर।
गुजरात के निकट जिला मुख्यालय डूंगरपुर, तो दूर जिला मुख्यालय बाड़मेर। गुजरात के निकट क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला बाड़मेर, तो सबसे छोटा जिला डूंगरपुर। राजस्थान का चेरापूंजी माउंट आबू, क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। ठीक, अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू में। तो भारत में कहाँ होती है? मसीन राम में। एकदम क्लियर। अच्छा, न्यूनतम वर्षा राजस्थान में समगांव जैसलमेर में, और भारत में लेह जम्मू कश्मीर में। ठीक, सिरोही की जलवायु कैसी है? उपोष्ण। जलवायु का संबंध किससे है? वर्षा से। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, और माउंट आबू में किस मानसून की वर्षा होती है? अरब सागर के। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, और झालावाड़ में किस मानसून से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से। वर्षा का संबंध किससे है? मानसून से। मानसून राजस्थान में किस मानसून से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगली बात, दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी शाखाओं में है? 2 शाखाओं में, एक तो अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। अच्छी तरह बता रखा है, एकदम क्लियर। अरब सागर के मानसून से बांसवाड़ा में, बंगाल की खाड़ी के मानसून से झालावाड़ में। अरब सागर का मानसून दक्षिण राजस्थान में करता है, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में करता है। अच्छा दोस्तों रखना, बंगाल, दोस्तों इस बंगाल की खाड़ी के तब आपके मानसून से जो पवन उठती है ना, उन्हें कहा जाता है पुरवाइयाँ। क्या कहा जाता है? पुरवाइयाँ। समझ जाओगे ना दोस्तों, इस मानसून से जो पवन उठती है उसे क्या कहते हैं? पुरवाइयाँ। दोस्तों याद रखना। ठीक, राजस्थान में सबसे सर्वप्रथम वर्षा कहाँ किससे होती है? अरब सागर के मानसून से। सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। इन चीजों को दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है। राजस्थान में वर्षा मध्य जून से लेकर सितंबर तक, और इस अवधि को क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु। सर्वाधिक वर्षा जुलाई में होती है राजस्थान में, ध्यान रखना। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जना के हिप्पोलस, और राजस्थान में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ही वर्षा होती है। एकदम क्लियर। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है दोस्तों। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। निर्माता था निर्माण हुआ था विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी में, और विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। निर्माता था वर्मलात आपके चावड़ा वंश का शासक था। रचनाकार था रज्जिल, और रज्जिल वर्मलात का मंत्री था। मंदिर सीमल माता के मंदिर में, सीमल माता के मंदिर का निर्माता था सत्यदेव, और सीमल माता को कहा जाता है सुस्वास्थ्य की देवी। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ राजस्थानी द्वितीयम, और था आपके इसे कहा जाता है राजस्थान शब्द की उत्पत्ति का पहला लिखित प्रमाण। हाँ बरो, हाँ ठीक। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। निर्माण कराया था परमार शासक धूमराज ने। धूमराज सिरोही के परमार वंश का संस्थापक है। राजधानी थी चंद्रावती। चंद्रावती को कहा जाता देवभूमि, क्योंकि यहाँ 1000 मंदिर हैं। पुनः निर्माण कराया कुंभा ने। मंदिर है अचलेश्वर शिव मंदिर, जो कि परमारों के कुल देवता हैं। यहाँ शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा की जाती है। मेरे प्रिय विद्यार्थी हूँ, इसी दुर्ग में दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा है। दुर्सा आड़ा अकबर का दरबारी कवि था, जोधपुर का निवासी था। रचना है कीर्तार बावनी विरुच्छेत्तरी, और दुर्सा आड़ा के द्वारा वेली किसर रुक्मणी ख्यात को कहा गया था 5वां वेद और 19वां पुराण। दोस्तों एकदम याद रखना इन चीजों को। ठीक, सावन भादो झील, सावन भादो महल, सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो परियोजना, सावन भादो गांव, इन चीज़ों को दोस्तों आप याद रखना। ये था दोस्तों जिला सिरोही और जिला सिरोही की विशेषताएं। अगले वीडियो में दोस्तों हम सिरोही की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों।